I think we ought to read only the kind of books that wound or stab us. If the book we're reading doesn't wake us up with a blow to the head, what are we reading for? So that it will make us happy? Good Lord, we would be happy precisely if we had no books. Franz Kafka. हे गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ्रांज काफ्का के मेटामॉर्फोसिस इस बुक के बारे में। फ्रांज काफ्का 20वीं सदी के बहुत ही उम्दा, महत्वपूर्ण और बहुत ही ट्रैजिक लेखक रह चुके हैं। उनकी राइटिंग्स ने ह्यूमैनिटीज़, फिलोसॉफी और लिटरेचर को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी राइटिंग्स ने इन सभी फील्ड्स में, इन सभी शाखाओं में। तो आज हम उनकी जो मेटामॉर्फोसिस बुक है उसके बारे में बात करेंगे। मेटामॉर्फोसिस 1915 में पब्लिश हुई थी और एक काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, बहुत क्लासिक नॉवेला है ये। मेटामॉर्फोसिस की स्टोरी क्या है? तो मेटामॉर्फोसिस की स्टोरी है ग्रेगर साम्सा नामक एक युवक की। ग्रेगर साम्सा एक दिन सुबह अचानक नींद में से उठता है तो उसे समझ में आता है कि उसकी जो बॉडी है वो मेटामॉर्फ हो चुकी है। तो किस चीज़ में मेटामॉर्फ हो चुकी है? तो वो किसी एक जायंट बग में या जायंट इंसेक्ट में उसका मेटामॉर्फोसिस हो गया है। वो जब सुबह उठता है और उसे समझ में आता है कि उसकी बॉडी मेटामॉर्फ हो चुकी है तो उसे लगता है कि शायद वो अभी भी नींद में है या थकान की वजह से उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी इंसेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो इसलिए वो अपना वॉच देखता है, इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। वॉच में वो देखता है कि उसकी 5 बजे की ट्रेन उसको पकड़नी थी, पर अभी 6:30 बजे है और उसे अभी ऑफिस जाना पड़ेगा बहुत अर्जेंटली। पर बहुत देर तक ग्रेगर अपने रूम से बाहर नहीं निकलता जब उसे समझ में आता है कि उसकी बॉडी सच में मेटामॉर्फ हो चुकी है एक जायंट इंसेक्ट में। और उसके घर वाले भी बहुत टेंस हो जाते हैं कि अपना लड़का क्या कर रहा है रूम में, इतनी देर हो गई, वो अभी तक बाहर नहीं आया। ग्रेगर जिस फर्म में काम कर रहा है वहाँ का बॉस भी उसके घर पहुँच जाता है। उसके बॉस को लगता है कि शायद ग्रेगर मेरा पैसा डुबाना चाहता है, इसलिए वो कुछ बीमार होने का या कुछ ऐसे ही कुछ रीजंस देकर मुझे टैकल करना चाहता है। तो फाइनली ग्रेगर रूम से बाहर निकलता है और सबको दिखाई देता है कि ग्रेगर एक जायंट इंसेक्ट में बदल चुका है। ये सब देख के उसका बॉस भाग जाता है। उसकी बहन, उसके पिता और उसकी माँ बहुत स्ट्रेस हो जाती है। उसकी माँ को चक्कर आ जाती है। तो और आगे की जो स्टोरी है वो यही है कि ये जो मेटामॉर्फोसिस है ग्रेगर का, उसके साथ कैसे डील करती है उसकी फैमिली, और ग्रेगर का जो मेटामॉर्फोसिस है उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं उस पूरी फैमिली में। तो यही है बेसिक स्टोरी। ये स्टोरी काफ़ी फ़नी लगती है ऐसी बात करते वक्त, और फ़नी भी है। काफ्का की राइटिंग्स कुछ टाइम्स पे बहुत डार्क ह्यूमर रहता है उनमें, पर एट इट्स कोर इट्स अ वेरी सरियल बुक या वेरी सरियल स्टोरी। और जैसे कि जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, मेटामॉर्फोसिस होता है उसका एक बग में, तो इस बग वाले ट्रांसफॉर्मेशन को वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है या फिर क्यों ट्रांसफॉर्म होता है, इस पूरी स्टोरी को बहुत ही एम्बिग्यूअस रखा गया है। इसमें ये नहीं बताया गया कि वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, नथिंग। तो इसमें बेसिक स्टोरी ये नहीं है कि ग्रेगर का ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रेगर का मेटामॉर्फोसिस। इसमें बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी ये है कि उसकी फैमिली कैसे डील करती है इस मेटामॉर्फोसिस को। और ये काफ़ी सिंपल स्टोरी है ऊपर ऊपर से तो, पर इसमें बहुत सारी थीम्स, बहुत सारे पैरेलल्स और बहुत सारे एलोगोरीज एक्सप्लोर की गई है। एलोगोरीज नहीं, एनालॉजीज बहुत सारी एक्सप्लोर की गई है। तो हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे सबसे पहले बात तो ये है कि मेटामॉर्फोसिस बुक का नाम, तो फ्रांज काफ्का एक जर्मन राइटर थे, तो बुक को ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो ये जो मेटामॉर्फोसिस वर्ड है वो ओरिजिनल बुक में अलग है, टाइटल बुक का अलग था जर्मन में, पर इंग्लिश में उसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या है हम सबको पता है। तो स्टोरी में ऊपर ऊपर से तो सिर्फ ग्रेगर का मेटामॉर्फोसिस होता है एक बग में, एक इंसेक्ट में, वो सिर्फ फिजिकल मेटामॉर्फोसिस है। पर थ्रू आउट द स्टोरी इस पूरे बुक में उसके माता पिता, उसकी बहन ग्रेटा और खुद ग्रेगर, इन सब का एक मेंटल और ग्रेटा का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिजिकल मेटामॉर्फोसिस होता है। आपको बुक पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये है मेटामॉर्फोसिस। तो सेकंड जो थीम है वो है कि सेल्फ डिस्गस्ट।
तो एक एलेगोरी या फिर एक थीम इसमें काफ़ी एक्सप्लोर की गई है कि ग्रेगर खुद को अपने रूम में कन्फाइन कर लेता है जब उसे समझ में आता है कि वो एक बग में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये जो खुद की बॉडी से डिस्गस्ट होना, डिस्गस्टिंग फील करना खुद को लेकर और खुद को एक रूम में कन्फाइन कर लेना, ये एक सेल्फ डिस्गस्ट की थीम है। जैसे कि अगर कोई एम्प्यूटी है या कोई वीक है, कोई बहुत फैट है, कोई बहुत थिन है, किसी को अपना चेहरा पसंद नहीं, किसी को अपना कलर पसंद नहीं, या किसी को अपने कुछ भी मतलब फॉल्ट्स पसंद नहीं, अपने बॉडी के जो फॉल्ट्स भी नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को बहुत सेल्फ डिस्गस्ट फील होता है खुद को देख के। तो ये जो थीम है मेटामॉर्फोसिस की कि वो खुद को एक रूम में बंद कर रहा है, तो ये भी एक थीम है सेल्फ डिस्गस्ट की, जो काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं खुद के कैरेक्टर को लेकर, और वो मतलब वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं खुद को, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल है खुद के बारे में। पर हमें ऐसा क्रिटिकल नहीं रहना चाहिए, हमारी सभी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना चाहिए। ये एक पॉइंट है इस बुक में। जो भी हमारे ये जो माइंड में है ये सब चीज़ें, ऐसा सच में कुछ भी नहीं रहता। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो सेल्फ डिस्गस्ट है, तो ये जो पैरेलल दिखाया गया है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई भी लड़का अगर बड़ा हो रहा है, कमा रहा है, तो तब अगर वो कमा रहा है तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके फैमिली के लिए। पर अगर वो बेरोज़गार है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो जाती है उसकी फैमिली में। तो बेसिकली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में किस तरह से एक सिंगल इंडिविजुअल को एक यूटिलिटी की तरह देखा जाता है या फिर एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है, ये भी इस बुक में दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल, जब ग्रेगर एक इंसेक्ट में बदल जाता है तब उसकी फैमिली वाले उसको सबसे पहले तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से नहीं पर उसकी बहन उसको बहुत केयर लेती है उसकी। पर जब उनके जो भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं और जब ग्रेगर का एग्जिस्टेंस उनके बीच में आता है, तब वो काफ़ी अगेंस्ट जाने लगते हैं उसको मतलब आपको बुक पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा। बट बेसिकली एक वेइंग डाउन लगता है हमें। अगर हमारे घर में कोई बीमार इंसान है या कोई एम्प्यूटी है या फिर कोई कैंसर से गुजर रहा है या कोई भी डिसीज से गुजर रहा है, डिसेबिलिटी से गुजर रहा है, तो वो एक बर्डन लगता है हम सबको। तो ये भी एक थीम इसमें एक्सप्लोर की गई है। नेक्स्ट थीम जो है वो है कि कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में हमारी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। ग्रेगर का घर जो है, मतलब उसका फैमिली बिजनेस जो था वो बहुत लॉस में चला गया। उसके माता पिता सब घर पे बैठे, उसकी बहन भी घर पे बैठी है। बहन 17 ईयर ओल्ड है और ग्रेगर को अपनी बहन को पढ़ाना है, अपना घर भी संभालना है और अपनी फैमिली को संभालना है, घर चलाना है और अच्छी प्रॉस्पर करना है खुद के घर को। इसलिए ग्रेगर अपने विल के अगेंस्ट जाकर एक बोरिंग सा जॉब कर रहा है। उसे ये जॉब करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं, उसे ट्रेन में ट्रैवल करने की भी इच्छा नहीं, पर फिर भी वो ये सब कर रहा है अपनी बहन के लिए और अपनी फैमिली के लिए। मतलब वो एक सिंगल इंडिविजुअल या 3 लोगों को या 4 खुद को पकड़ के 4 लोगों को संभाल रहा है, घर चला रहा है। पर जब ये 3 लोगों के ऊपर आता है कि अभी एक पर्सन को इन्हें संभालना है, तो ये सब नखरे दिखाने लगते हैं। तो ऐसा कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में होता है। नेक्स्ट थीम जो है वो रहेगी ड्यूअल नेचर जो रहता है इंसान के अंदर, कि जब तक मतलब हर एक इंसान के अंदर 2 तरह के कैरेक्टर्स रहते हैं। तो ये पूरी स्टोरी मुझे ग्रेगर की स्टोरी नहीं लगती, ये ग्रेटा की स्टोरी लगती है। और ग्रेटा का जो ड्यूअल नेचर है उसके कैरेक्टर का, या ग्रेटा का जो भी डेवलपमेंट है कैरेक्टर की, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है इस बुक में। तो ये डुअलिटी जो है उसके माइंड की, वो हमें इस बुक में दिखती है। नेक्स्ट थीम जो है वो है पैट्रियार्कियल सिस्टम। तो अगर आपको फ्रांस काफ्का के कोई भी बुक्स अगर आपको समझने हैं, तो सबसे पहले है तो आपको उनका खुद का जो लाइफ थी वो आपको पढ़नी होगी। उनकी जो बायोग्राफी रहेगी, ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी, या उनके जो लेटर्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तब आपको उनकी स्टोरी में जो एक मेन कंसिस्टेंस आइडिया है अगेंस्ट द पैट्रियार्की या अगेंस्ट हिज ओन फादर या हिज फैमिली पेरेंट्स, वो आपको एक समझ में आ जाएगा। इस बुक में भी ग्रेगर के फादर जो है वो ग्रेगर को कॉन्स्टेंटली
अपने पैरों तले कुचलना चाहते हैं इस जायंट बग को, उसको बार बार डांटते रहते हैं। तो ये सब आपको इस बुक में दिखेगा। तो फ्रांस काफ्का और उनके पिता जो थे, उन दोनों की भी रिलेशन काफ़ी स्ट्रेसफुल थी और काफ़ी क्या बोलूँ अभी, बहुत अलग सी थी उनकी। जो भी एशियन पेरेंट्स के और चिल्ड्रन की जो रिलेशनशिप रहती है बेसिकली वो थी यूरोप में, तो वो काफ़ी अलग चीज़ है क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल गया उनका जो भी बचपन था वो, और उनके फादर के जो भी एस्पिरेशंस थे या विल्स थी उनकी वजह से फ्रांस काफ्का हर टाइम मतलब डिप्रेशन में रहते, बिना कोई मतलब उनका मन पसंदीदा जॉब भी नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो, तो ग्रेगर जो है वो काफ्का के एक साइड को रिप्रेजेंट करता है इस बुक में, और ग्रेगर के पिता जो है वो काफ्का के पेरेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं इस बुक के बारे में और बहुत से आइडियाज़ इस बुक के बारे में। अगर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मेटामॉर्फोसिस होता है ग्रेगर का एक इंसेक्ट में, तो ये जो इंसेक्ट है तो कौन से इंसेक्ट में वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये भी काफ़ी वेगली लिखा गया है। तो क्योंकि काफ्का का ऐसा कहना था जब उन्होंने पब्लिशिंग के लिए दिया था ये बुक या जो भी उनके पेपर्स थे वो राइटिंग्स, तब उन्होंने बहुत ही ध्यान देकर ये बताया था अपने पब्लिशर को कि बुक के कवर पे किसी भी तरह का इंसेक्ट का या बग का इलस्ट्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान इसको अलग अलग वे में पढ़ेगा और अपने अपने एक आइडियाज़ लेकर इस बुक को समझेगा। तो ये बेसिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अभी के बुक्स में या अभी के प्रिंट्स में बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा। अभी के जो प्रिंट्स है मेटामॉर्फोसिस के, उन सब के ऊपर बीटल के या कॉकरोचेस के फ़ोटोज़ आपको दिखेंगे जो बिल्कुल भी गलत है। तो अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि ग्रेगर जो इंसेक्ट बनता है वो कॉकरोच भी नहीं है और बीटल भी नहीं है, हमें किसी को भी नहीं पता वो क्या है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत डिप्रेशन से या एंजाइटी से गुजर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप इस बुक को पढ़े भी और ना भी पढ़े, क्योंकि काफ्का की राइटिंग बहुत डिप्रेसिंग रहती है। बेसिकली स्टोरी बहुत होपलेस है, अगर फ़नी भी है एट टाइम्स, पर काफ़ी ब्लीक और होपलेस स्टोरी है, क्योंकि जर्मन राइटिंग्स या रशियन राइटिंग्स मुझे ऐसी लगती है सभी। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बुक को बहुत कॉशियसली पढ़ें। अगर आप इजीली आपका माइंड डिप्रेशन में नहीं जा रहा तो ही आप इस बुक को पढ़िए। पर मैं कहूँगा कि बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये लास्ट सेंचुरी की, और हर एक इंसान को इस बुक को अपने लाइफ टाइम में ज़रूर पढ़ना चाहिए। और काफ्का की दूसरी जो राइटिंग्स है वो भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। उनकी जो फेम थी काफ्का की वो उन्हें अपने मृत्यु के पश्चात मिली, क्योंकि उनके जब वो जिंदा थे तब उनकी राइटिंग्स को कोई बहुत कम लोग या सिलेक्टिव जो सर्कल था लोगों का वही पढ़ते थे। और काफ्का की जब डेथ हुई तब उन्होंने अपने दोस्त को बताया था कि तुम मेरे ये पूरे बुक्स, मेरी जो भी प्लॉट्स है या जो भी राइटिंग्स है वो सब जला दो। पर उनके फ्रेंड ने ऐसा कुछ नहीं किया और आज काफ्का बहुत इम्पोर्टेंट राइटर बन चुके हैं 20th सेंचुरी के, और उन्होंने अपने फादर के 10 या 100 गुना ज़्यादा चीज़ें हासिल कर ली अपने लाइफ में। तो बहुत सारे काफ्का रहेंगे इस वर्ल्ड में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को लेकर बहुत क्रिटिकल है और जिन्हें काफ्का जैसे एक ऑथर का सहारा है। मुझे बहुत पसंद है काफ्का क्योंकि मैं बहुत कोरिलेट कर सकता हूँ उनसे कि वो क्या सोचते थे और किस तरह से उनके जो भी फिजिकल वीकनेस था या पैट्रियार्कल सिस्टम में उनकी जो माइंडसेट हुआ था खुद के बारे में, वो काफ़ी मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो मुझे काफ़ी पसंद है काफ्का। आप लोग भी इन बुक्स को ज़रूर पढ़िए काफ्का के। मेटामॉर्फोसिस इज़ अ गुड स्टार्ट टू गेट इनटू काफ्का स्टफ, तो ज़रूर पढ़िए। और मुझे बुक का मुझे बहुत सरियल बुक लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ तो कि डेविड लिंच की कोई तो मैं राइटिंग पढ़ रहा हूँ। ये इतनी सरियल बुक है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। आप ज़रूर इसे पढ़िए, बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।